हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे यूकेपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। और आज ही दोस्तों हमारा इस सीरीज़ का पार्ट 9 रहेगा, जिसमें हम दोस्तों सीएफओ के एग्जाम पेपर के बारे में बात करेंगे, यानी कि मुख्य अग्निशमन अधिकारी का जो एग्जाम पेपर हुआ था 2021 में 2022 में यूकेपीएससी के द्वारा जो करवाया गया था, उसके आंसर की के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। और यह जो प्रश्न है यह आपके आगामी जो यूकेपीएससी के एग्जाम्स होने हैं, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, या इसके साथ में जो क्लर्क की वैकेंसी आएगी, या यूके की जो एग्जाम है, उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चंस रहेंगे। इसलिए आपको इन प्रश्नों को डायरेक्टली याद करते हुए चलना है। और अगर आपने इससे पहले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाले 8 पार्ट्स को दोस्तों नहीं देखा हुआ है तो आप उनको भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं बनी रहेंगी। और इससे आपको यह भी पता लगेगा कि आपको किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए। वैसे ये जो क्वेश्चंस हैं यह बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनका लेवल आपका बिल्कुल ईजी टू मॉडरेट रहता है, लेकिन इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहेंगी। थोड़ा सा लेवल बड़ा हो सकता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो प्ले स्टोर से आप हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स को भी जरूर डाउनलोड कर लें। वहाँ पर आपको आगामी एग्जाम से संबंधित प्रैक्टिस सेट के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस फ्री में और वीकली या मंथली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट के बैच भी आप वहाँ पे परचेज कर सकते हैं, और फ्री में भी आप वहाँ पर प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। और इस वीडियो में मेनली हम 50 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो कि शुरुआती 50 प्रश्न रहेंगे इस एग्जाम पेपर के। पहला हमारा प्रश्न है कि 70वीं विश्व सुंदरी प्रतियोगिता में भारत की हरनाज संधू की ताजपोशी हुई। दिसंबर 2021 में हुई यह प्रतियोगिता निम्न में से कहाँ पर हुई थी? देखिए दोस्तों, जो हमारा हरनाज संधू थी वह 70वीं क्या थी? मिस यूनिवर्स थी। मिस यूनिवर्स यानी कि विश्व सुंदरी प्रतियोगिता जो 2021 में हुई थी या दिसंबर 2021 में हुई थी। यह प्रतियोगिता कहाँ पर हुई थी यह पूछा गया है। तो ये थी दोस्तों कहाँ पे? इलात, इजराइल में दोस्तों यह प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें हरनाज संधू इसमें विजयी हुई थी। और 70वीं मिस यूनिवर्स बनी थी कौन? हमारा हरनाज संधू। वहीं दोस्तों आपसे एग्जाम में आप इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि 71वीं जो मिस यूनिवर्स की जो प्रतियोगिता होगी या 71वीं विश्व सुंदरी प्रतियोगिता होगी, उसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो दोस्तों उसका आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के न्यू ऑरलियंस नामक स्थान पर दोस्तों यूएसए में 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। कहां पर? यूएसए में। जगह का नाम है न्यू ऑरलियंस, याद रखना दोस्तों आपको। और वहीं आपसे प्रश्न पूछा था अगर मिस वर्ल्ड 2022 कौन बनी है, तो मिस वर्ल्ड 2022 दोस्तों कौन बनी है? साइलिन फोर्ड बनी है। यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो जापान के प्रधानमंत्री हैं दोस्तों कौन? फुमियो किसादा। कौन है? फुमियो किसादा। अब यही दोस्तों आपको बताना है कि ब्रिटेन के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में कौन है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से देश ने हाल ही में रानी एलिजाबेथ II को सरकारी तौर पर राज्य की मुखिया पद से हटा दिया और विश्व में अभी अभी गणतंत्र देश बन गया? ठीक है, यानी कि दोस्तों कौन सा ऐसा देश था जिसने रानी एलिजाबेथ II को राज्य के मुखिया पद से हटा दिया या हरा दिया और अभी अभी गणतंत्र देश बनाया? तो गणतंत्र देश अभी हाल ही में बनाया कौन दोस्तों? बारबाडोस। कौन बनाया? बारबाडोस। इसलिए यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों करंट अफेयर के क्वेश्चन है। और अगर आपको इंडिया या इंटरनेशनल का करंट अफेयर चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो उसके ऊपर बना दूं। ठीक है, अगला प्रश्न है 28 अक्टूबर 2021 को 18वां भारत एशियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें वर्ष 2022 को भारत एशियान मित्रता वर्ष घोषित किया गया। किस देश की चेयरमैनशिप के अंतर्गत यह सम्मेलन हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों किसकी? ब्रुनेई देश की चेयरमैनशिप या अध्यक्षता के तहत दोस्तों भारत एशियान मित्रता वर्ष घोषित किया गया था 2022 को। और 18वां एशियान शिखर सम्मेलन जो कि 28 अक्टूबर 2021 को आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है भारत ने नवंबर 2021 में अफगानिस्तान के संबंध में क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। निम्न में से कौन से देश ने इसमें भाग नहीं लिया था? ठीक है, तो इसमें से दोस्तों देखिए कजाकिस्तान ने भी भाग लिया था, तुर्कमेनिस्तान ने भी लिया था, ईरान ने भी लिया था, तो चीन ने इसमें से भाग नहीं लिया था। ये उस टाइम के दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है इंपोर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो वीर बाल दिवस के रूप में दोस्तों भारत में 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको 51वें दादा साहब फाल्के अवार्ड से प्रदान किया गया था? तो 51वां दोस्तों दादा साहब फाल्के अवार्ड रजनीकांत को सम्मानित किया गया था। ठीक है, 51वें दादा साहब फाल्के अवार्ड से। ठीक है, और वहीं दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा है कि 52वें दादा साहब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आशा पारेख। किसको? आशा पारेख को दोस्तों सम्मानित किया गया है 52वें दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए। ठीक है, और ये प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार पूछा जाएगा, तो 50वां कौन था दोस्तों? अमिताभ बच्चन। ये भी आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न है नोबेल शांति पुरस्कार 2021 में किसको नवाजा गया था। तो उस टाइम पे दोस्तों 2021 में ए और सी दोनों को, यानी कि मारिया रॉस और डेविड कार्ड, दोनों को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से नवाजा गया था। लेकिन दोस्तों वर्तमान में 2022 के नोबेल शांति पुरस्कारों की भी घोषणा हो चुकी है। तो 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार से किसको नवाजा गया दोस्तों। तो 3 चीज़ें आपको याद रखनी है इसमें। एक नाम आपको याद रखना है, क्या, एलेस बालियात्स्की, क्या, एलेस बालियात्स्की, एलिस बालियात्स्की को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है। इसी के साथ साथ दोस्तों रूसी मानवाधिकार संगठन के मेमोरियल को भी नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसी के साथ साथ दोस्तों यूक्रेनी मानवाधिकार के संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को भी नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 3 ऐसे व्यक्ति या संस्थाएं आप बोल सकते हैं। पहले हैं कौन, एलिस बालियात्स्की, जिनको नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। दूसरा है दोस्तों रूसी मानवाधिकार संगठन का मेमोरियल, और तीसरा है दोस्तों यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन का सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थलों में से कौन सा वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। देखिए लोथल गुजरात में स्थित है, राखी गढ़ी दोस्तों आपका हरियाणा में स्थित है, धौलावीरा आपका दोस्तों गुजरात में स्थित है, और मोहनजोदड़ो आपका क्या है वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है, याद रखना है दोस्तों। और मोहनजोदड़ो आपका कौन सा, सिंधु नदी के किनारे दोस्तों स्थित है, और लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है दिल्ली के किस सुल्तान ने अनेक नहरों का निर्माण कराया था। तो नहरों के निर्माणकर्ता सुल्तान के रूप में दोस्तों फिरोज शाह तुगलक को जाना जाता है, फिरोज शाह तुगलक को, ठीक है। और बाजार नीति के लिए जाना जाता है दोस्तों किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कौन सी पत्रिका किसी क्रांतिकारी संगठन से संबंधित नहीं थी। प्रबुद्ध भारत, युगांतर, संध्या या फिर गदर। देखिए दोस्तों युगांतर, संध्या और गदर ये तीनों पत्रिकाएं क्रांतिकारी संगठनों से संबंधित थी, जबकि जो प्रबुद्ध भारत पत्रिका थी दोस्तों यह क्रांतिकारी संगठन से संबंधित नहीं थी। यह पत्रिका किसकी थी दोस्तों, विवेकानंद की यह पत्रिका थी प्रबुद्ध भारत पत्रिका, जिसके प्रथम संपादक के रूप में राजम अय्यर को जाना जाता है। और यह प्रबुद्ध भारत पत्रिका का दोस्तों एक संस्करण हमारा आपका मायावती आश्रम जो कि चंपावत में स्थित है वहां से भी प्रकाशित होता था, ठीक है। तो याद रखना है प्रबुद्ध भारत क्रांतिकारी संगठन से संबंधित पत्रिका नहीं थी। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, वो था वारन हेस्टिंग। कौन था, वारन हेस्टिंग था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है। वही दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम वाइसराय कौन था, ठीक है। तो प्रथम वाइसराय कौन था दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग आपका क्या था, प्रथम वाइसराय था। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, किस भारतीय क्रांतिकारी ने नासिक में अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना करी थी। तो नासिक में अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना दोस्तों वी.डी. सावरकर के द्वारा की गई थी, वी.डी. सावरकर जी के द्वारा। अगला प्रश्न है विजयनगर शासन के दौरान भारत की यात्रा करने वाला निकोलो कॉन्टी किस देश से संबंधित था। तो निकोलो कॉन्टी ने दोस्तों विजयनगर शासन के दौरान भारत की यात्रा करी थी और यह इटली देश से संबंधित था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। पानीपत का द्वितीय युद्ध दोस्तों यह सुमेलित नहीं है, क्योंकि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था यह कब हुआ था दोस्तों, यह हुआ था 1556 में, 1556 में, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों कब हुआ था, 1576 में हुआ था, यह भी सुमेलित नहीं है। पानीपत का तृतीय युद्ध दोस्तों कब हुआ था, 1761 में हुआ था, यह भी बिल्कुल सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित है, नादिर शाह का आक्रमण दोस्तों 1739 में हुआ था, यह आपका सुमेलित है और आपके सुमेलित नहीं है। वही पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी से मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस के 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद किसे कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। तो महात्मा गांधी से विवाद के कारण सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। उसके बाद में उसको राजेंद्र प्रसाद जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून किस वर्ष पारित किया गया था। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून दोस्तों 1856 में पारित किया गया था। कब, 1856 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं था। देखिए लुम्बिनी, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ये तो संबंधित है। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, ये भी संबंधित है बौद्ध धर्म से। कुशीनगर में दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी अंतिम समय पे, समाधि स्थल भी यहीं पे इनका, तो कुशीनगर भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो श्रवण बेलगोला दोस्तों आपका बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, यह श्रवण बेलगोला दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभ देव के पुत्र के द्वारा, बाहुबली या कुछ ऐसा ही नाम था उनका, उनके द्वारा यहाँ पर तपस्या की गई थी और इसे जैन धर्म के एक पवित्र या तीर्थ स्थल के रूप में जाना गया था, जहां पर लोग अपने अंतिम समय में अपने प्राणों को न्योछावर करते थे, ठीक है। तो श्रवण बेलगोला जो था वह जैन धर्म से संबंधित था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों, 8 अप्रैल 1929 की ये घटना थी, जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दोस्तों केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। अगला प्रश्न है, किन दो नदियों को बिहार और पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों कोसी नदी को, और पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है दोस्तों दामोदर नदी को। ठीक है, तो याद रखते हैं, बिहार का शोक कोसी और पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को, इसलिए कोसी और दामोदर आपका सही आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों चीन का शोक पूछेगा तो चीन का शोक दोस्तों वांगो नदी को कहा जाता है। वांगो नदी को डार्लिंग दोस्तों उत्तराखंड में, मतलब डार्लिंग क्या है, इस प्रकार का प्रश्न आता है। तो डार्लिंग एक नदी है ऑस्ट्रेलिया की। और मिस्र का वरदान किस नदी को कहा जाता है? तो मिस्र का वरदान दोस्तों आपका कहा जाता है किसको? नील नदी को। यह सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने विश्व को सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों में वर्गीकृत किया था? ठीक है, तो विश्व को सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों के रूप में दोस्तों वर्गीकृत करने का श्रेय जाता है व्हीटलसी को जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में सबसे अधिक भूस्खलन संभावित क्षेत्र कौन सा है? तो हिमालय और उत्तर पूर्वी जो पहाड़ी क्षेत्र है दोस्तों, यह सर्वाधिक आपका भूस्खलन संभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, भारत में बाघ परियोजना या टाइगर प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो भारत में टाइगर प्रोजेक्ट को दोस्तों 1973 में दोस्तों प्रारंभ किया गया था। और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था जिसे दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था? तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान था दोस्तों, जिसे 1973 में ही क्या बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। ठीक है, और ये कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जनपद में इसका विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में स्थित नहीं है? हीरापुर, कुल्टी, बोकारो या दुर्गापुर? तो बोकारो जो स्टील प्लांट है दोस्तों, यह पश्चिम बंगाल में स्थित नहीं है। तो बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है? झारखंड में है। झारखंड में यह दोस्तों स्टील प्लांट स्थित है और रूस देश की सहायता से इसे बनाया गया था। और यह कहाँ स्थित है? यह झारखंड में स्थित है। जबकि हीरापुर, कुल्टी और दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र हैं, यह आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मानव विकास की दृष्टि से सबसे अधिक पिछड़ा है? केरल, बिहार, मध्य प्रदेश या तेलंगाना? तो बिहार जो दोस्तों हमारा राज्य है, वह मानव विकास की दृष्टि से सर्वाधिक पिछड़ा हुआ राज्य है। अगला प्रश्न है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में आने वाले चक्रवातों को क्या कहा जाता है? तो उत्तरी अटलांटिक में जो जो चक्रवात आते हैं दोस्तों, तो उन्हें हरिकेन कहा जाता है। क्या? हरिकेन कहा जाता है। तो प्रश्न कभी कभी ये भी बन जाता है कि हरिकेन क्या है? तो हरिकेन दोस्तों क्या है? चक्रवात है। जैसे टाइफून, टॉर्नेडो, ये भी क्या है? चक्रवात है। जबकि हरिकेन चक्रवात उत्तरी अटलांटिक महासागर में आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? देखिए, कोच्चि प्राकृतिक बंदरगाह है, कांडला या कंडला ये भी दोस्तों आपका प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई भी आपका क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह। जबकि चेन्नई क्या आपका प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तो चेन्नई आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो दोस्तों भारत वर्तमान में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है, चीन को पछाड़ते हुए। इसीलिए यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। तो भारत दोस्तों वर्तमान में पहला चीन चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश बन गया है। तो भारत हो जाएगा राइट आंसर। चीन दूसरे स्थान पर चले गया है। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण निदेशालय का गठन किस वर्ष किया गया था? तो भारत में पर्यावरण निदेशालय का गठन दोस्तों 1976 में किया गया था। कब? 1976 में। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रजातंत्र में शून्यकाल के विचार की शुरुआत किसने करी थी? तो संसदीय प्रजातंत्र में दोस्तों शून्यकाल के विचार की जो शुरुआत थी वह भारत के द्वारा की गई थी। और शून्यकाल होता है दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक का जो समय होता है, वह शून्यकाल कहलाता है। और संसदीय प्रजातंत्र में भारत में इस शून्यकाल के विचार की शुरुआत की गई थी। तो यह शून्यकाल सर्वप्रथम कब से मतलब शुरुआत की गई थी इसकी? तो 1962 में दोस्तों सर्वप्रथम शून्यकाल की शुरुआत की गई थी भारत के द्वारा। ठीक है, तो संसद के सदन में एक शून्यकाल होता है। ठीक है, तो उस शून्यकाल दोपहर 12 से 1 बजे का जो समय होता है, ठीक है, जब संसद के सत्र चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी राज्य की विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो विधान परिषद दोस्तों जिसके बारे में देखिए, राज्य विधानमंडल के बारे में आर्टिकल 168 में बताया गया है, विधान परिषद के बारे में आर्टिकल 169 में बताया गया है, विधानसभा के बारे में आर्टिकल 170 में बताया गया। तो प्रश्न क्या है, किसी राज्य के विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो विधान परिषद में दोस्तों राज्यपाल जो है वह 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। कितने? 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? जीवी मावलंकर साहब जी हमारे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों की 6 स्वतंत्रताओं को संभाला गया है कौन से आर्टिकल में? तो अनुच्छेद 19 दोस्तों, इसे स्वतंत्रता का अधिकार भी हम कहते हैं। ठीक है, और मौलिक अधिकार भाग 3 के अंतर्गत दोस्तों ये हमारा आता है। मौलिक अधिकार 12 से 35 तक के जो आर्टिकल होते हैं वो भाग 3 में आते हैं मौलिक अधिकारों के अंतर्गत, जिन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्तों लिया गया है। और आर्टिकल 19 में 6 स्वतंत्रताओं की बात की गई है। ठीक है, पहले दोस्तों मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे, वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, आपको यह भी याद रखना है।
अनुच्छेद 14 में दोस्तों देखिए समानता का अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 18 में दोस्तों उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। आर्टिकल जो हमारा 25 है सांस्कृतिक तौर पे मतलब या आप ये कह सकते हैं कि बच्चों से संबंधित है, बाल विक्रय या इस टाइप के शोषण के ऊपर, ठीक है, शोषण के अधिकार से संबंधित, ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है कौन से? तो भारतीय संविधान के चौथे भाग में दोस्तों आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सम्मिलित किया गया है और इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया, यानी कि आयरलैंड नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया है, याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत का प्रधानमंत्री मुखिया होता है किसका दोस्तों? राज्य का, सरकार का, राज्य और सरकार दोनों का, न तो राज्य का नहीं सरकार का। तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वह सरकार का मुखिया होता है, ठीक है। आर्टिकल 73-74 में दोस्तों हम मेनली ये आप कह सकते हैं कि 74-75 में मेनली हम दोस्तों प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य है? तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य है दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो था 1976 में, उसके द्वारा कहा गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। और दोस्तों एक और प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में शामिल किए गए थे वह किस समिति की सिफारिश पर आधारित है? तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आधारित है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और 42वां संविधान संशोधन जो अधिनियम था यह भी किस समिति की सिफारिश पर आधारित था? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही यह आधारित था, ये भी आपको याद रखना है। और SPA समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द भी इसी संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध होने पर उसका समाधान किसके द्वारा किया जाता है? तो साधारण विधेयक पर दोस्तों जब संसद के दोनों सदनों में गतिरोध हो जाता है तो इसमें दोस्तों जो समाधान होता है वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत कर किया जाता है, ठीक है। आर्टिकल 108 में दोस्तों दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बताया गया है और इस बैठक का जो दोस्तों आयोजन करता है वह राष्ट्रपति करता है, जबकि इस बैठक की जो अध्यक्षता करता है वह कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन को कौन बुला सकता है? संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, आर्टिकल 108 में। और जब भी कभी गतिरोध होता है दोनों सदनों में तो फिर दोनों सदनों में संयुक्त बैठक आहूत करके इसका समाधान निकाला जाता है। अगला प्रश्न है। भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप है क्योंकि कार्यपालिका जो है दोस्तों वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, इसीलिए भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप है। अगला प्रश्न है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो 8वीं अनुसूची में दोस्तों हमारी कितनी 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है दोस्तों? 12 है, ठीक है। जो हमारी 9वीं अनुसूची है यह दोस्तों भूमि सुधार से संबंधित है या भूमि बंदोबस्त से संबंधित है। 10वीं जो अनुसूची है दल बदल कानून से संबंधित है। 11वीं जो अनुसूची है पंचायती राज से संबंधित है और 12वीं जो अनुसूची है वह नगर निकाय प्रणालियों से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी कार्यरत न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, किसी भी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष दोस्तों किसे नियुक्त किया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों? तो याद रखना आपको वर्ष 1959 में दोस्तों राजस्थान के नागौर जिले से दोस्तों हमारा क्या होती है? पंचायती राज की शुरुआत होती है और बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया जाता है राजस्थान के नागौर जिले से। कब? 1959 में, याद रखना आपको। और वहीं जो हमारा इनको संवैधानिक मान्यता कब दी गई थी? पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा दोस्तों इसको संवैधानिक मान्यता दी गई थी और 24 अप्रैल 1993 से दोस्तों यह हमारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था संपूर्ण रूप से पूरे भारत में। और इसके कारण 24 अप्रैल को दोस्तों क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस वृक्ष से भोजपत्र प्राप्त होता है? तो हिमालयी बर्च जो वृक्ष होता है दोस्तों इससे भोजपत्र प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है। मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो ये होती है 6 से लेकर 7 मीटर तक। निम्न में से कौन कीट जनित रोग है दोस्तों? तो कीट जनित रोग है दोस्तों इसमें से क्या? पीत ज्वर कीट जनित रोग है। अगला प्रश्न है। BCG वैक्सीन निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए प्रयोग होती है? तो BCG वैक्सीन होती है दोस्तों यह TB या क्षय रोग बीमारी के लिए प्रयुक्त की जाती है। वैसे साइंस आपके सिलेबस में है नहीं दोस्तों, लेकिन तब भी आप इन प्रश्नों को याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस कोशिका में सबसे अधिक पुनर्जनन या पुनर्योजी क्षमता होती है? तो सबसे अधिक पुनर्जनन या पुनर्नियोजी क्षमता होती है दोस्तों क्या? चिकनी पेशी कोशिकाओं में, ठीक है। रेडियो धर्मिता का आविष्कारक कैसे माना जाता है? तो हेनरी बैकरल और मैडम क्यूरी को दोस्तों रेडियो धर्मिता का आविष्कारक माना जाता है, ठीक है।
अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो पृथ्वी की जो आयु की गणना होती है दोस्तों, वह यूरेनियम डेटिंग के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने सभी घरों में छत के जल संचयन को अनिवार्य कर दिया है? तो भारत का प्रथम राज्य दोस्तों बना था कौन? तमिलनाडु, जिसने सभी घरों में छत के जल संचयन को अनिवार्य कर दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल के धुएं में सर्वाधिक घातक प्रदूषक कौन सी गैस क्या होता है? मतलब लेड होता है। ठीक है, लेड क्या होता है? ऑटोमोबाइल के धुएं में सर्वाधिक घातक प्रदूषक होता है। अम्लीय वर्षा किसकी वायुमंडलीय सांद्रता में वृद्धि के कारण होती है? तो अम्लीय वर्षिता जो दोस्तों वर्षा होती है वह सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की सर्वाधिक सांद्रता के कारण होती है। तो अम्लीय वर्षा SO2 और NO2 के कारण होती है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने 51 तक के प्रश्नों के बारे में बात कर ली है। अगली वीडियो में हम दोस्तों 51 से लेकर 100 तक के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो आई होप आप लोगों को भी दोस्तों वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करें। अगली वाली वीडियो में हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं और उत्तराखंड के क्वेश्चन रहेंगे। इस पेपर को हम फिर कंप्लीट करेंगे और इसके बाद में एक नया पेपर दोस्तों शुरू करेंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। और हाँ, अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी हुई है तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन को भी जरूर डाउनलोड कर लें। धन्यवाद।